अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं यूनिट नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी ये सॉल्व करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन अ गोल्ड न्यूक्लियस AU79 197। हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है गोल्ड का और इसका सिंबल है AU और इसका ये एटॉमिक नंबर है 79 और मास नंबर है 197। इसमें हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो सॉल्यूशन में देखें, गिवन है हमारे पास x क्या है, ये न्यूक्लियस का सिंबल है XZA। तो x हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो AU है, Z इसका एटॉमिक नंबर 79 है और A जो मास नंबर है वो 197 है और मैंने लिख दिया Z 79 है और A है 197। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में n फाइंड करना है और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके फार्मूला क्या होगा, तो हमें पता है कि जब हम मास नंबर में से A में से Z को माइनस करते हैं, A माइनस Z करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो n इज इक्वल टू A माइनस Z होगा। अब वैल्यूज पुट करें, A है 197 और Z है 79, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 118 न्यूट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो 79 होते हैं और बाकी जो 118 होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर जो तादाद बनाती हैं वो होती है 197 और ये इस गोल्ड न्यूक्लियस का मास नंबर होता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद ये है RN86 222, ये है रेडान डिकेज वाया अल्फा डिके। रेडान के बारे में कहा जा रहा है कि ये डिके होता है अल्फा डिके से। आइडेंटिफाई द डॉटर न्यूक्लियाई। अब जब ये डिके होगा तो ये पैरेंट न्यूक्लियस है, तो जब ये डिके होने के बाद डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होगा तो कौन सा डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पर हमारे पास आएगा ये हमने मालूम करना है। तो देखें, गिवन में हमारे पास जो एलिमेंट है XZA वो गिवन में रेडान है। रेडान एक बेरंग बेबू गैस होती है, बारीक किस्म की गैस है ये। इसका एटॉमिक नंबर 86 है और जो हमारे पास मास नंबर है 222 है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है इसलिए ये डिके हो जाती है। फाइंड क्या करना है, तो जब अल्फा डिके होगा इसके अंदर तो एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। वो डॉटर न्यूक्लियस YZA होगा, वो क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो अल्फा डिके की जो इक्वेशन है वो हम पहले लिखते हैं, वो क्या होती है, तो ये पैरेंट न्यूक्लियस है XZA। जब ये डिके होता है तो हमने पढ़ा हुआ है अपनी कोर्स की किताब में कि जो डॉटर न्यूक्लियस होता है अल्फा डिके के बाद जो बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 दर्जे कम हो जाता है, Z-2 हो जाता है और मास नंबर 4 दर्जे कम हो जाता है, A-4 हो जाता है। साथ में ये अल्फा पार्टिकल है जो 2 दर्जे कम हुआ है वो यहाँ पर चला गया है और 4 दर्जे कम हुआ है वो यहाँ पर चला गया है। He2 हीलियम का न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल होता है, इसलिए ये He2 है अल्फा पार्टिकल और साथ में ये Q है एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इसको आप कह लें जो एनर्जी इस दौरान खारिज हो रही होती है, निकल रही होती है, वो Q है। तो अब यहाँ पर X जो है वो हमारे पास रेडान है 86 222। इसमें जब अल्फा डिके होगा, ये अल्फा डिके हो रहा है तो पोलोनियम हमारे पास हासिल होगा। पोलोनियम PO फॉर पोलोनियम, इसका देखें 86 है, इसका 84 हो जाएगा और मास नंबर 222 है तो इसका मास नंबर 218 हो जाएगा। साथ साथ हीलियम होगा और साथ हमें एनर्जी हासिल होगी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन है अल्फा डिके की, जिसमें रेडान डिके हो जाता है पोलोनियम में और साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और एनर्जी भी हासिल होती है। बुक में जो रेडान का मास नंबर है वो 220 दिया हुआ है, अगर उसका सॉल्व करें तो यहाँ पर 216 आ जाएगा, लेकिन असल में रेडान का जो मास नंबर है वो 222 है तो यहाँ पर 218 आएगा हमारे पास। तो आप भी इसको इसी तरह ही 220 की जगह 222 लिखते हुए इसको ऐसे ही सॉल्व करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखें, राइट द न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर द बीटा डिके ऑफ PB82 210 एंड PH90 234। न्यूक्लियर इक्वेशंस हमने लिखनी है बीटा डिके की। 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, एक है PB होता है लेड, एटॉमिक नंबर है 82 और मास नंबर है इसका 210 और दूसरा हमारे पास TH है, ये है थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर है 90 और मास नंबर है 234। इन दोनों के लिए अलग अलग से हमने बीटा डिके की इक्वेशंस लिखनी है। अब बीटा डिके को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जब बीटा डीके होता है तो उस वक्त उस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा होता है, उस वक्त उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के अंदर चेंज हो रहा होता है। यानी एक न्यूट्रॉन बदल जाता है किसमें, एक प्रोटॉन में, जिसकी वजह से जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक दर्जे इजाफा हो जाता है। जबकि जो मैथ नंबर होता है वो सेम टू सेम रहता है, उसमें किसी किस्म की भी तब्दीली बाकी नहीं होती। साथ में एक बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो इमिट होता है और हमें एनर्जी भी हासिल होती है। तो देखें गिवन में इसको हमने दो हिस्सों में कर दिया, इसको हमने ए कह दिया और इसको बी कह दिया। ये होगा ए पार्ट, ये बी होगा, दोनों के लिए अलग से हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ए में देखें जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स जेड ए वो है पी बी 82 210। अब इक्वेशन ऑफ बीटा डीके की जो इक्वेशन है वो एक्स जेड ए इज इक्वल टू वाई जेड प्लस 1 ए प्लस बीटा पार्टिकल प्लस क्यू। अब ये देखें ये जो डाटा न्यूक्लियस हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है इसमें z प्लस 1 है, इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन में इसके इजाफा हो गया, जबकि जो इसका मैस नंबर a है वो उसी तरह ही रहेगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होगी। अब इसमें प्रोटॉन में इजाफा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इसमें इजाफा होता है उतना ही चार्ज का हामिल एक पार्टिकल जिसको बीटा पार्टिकल कहा जाता है वो इसमें से एमिट हो जाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैंने -1 और ऊपर इसके 0 लिख दिया। अब ये पीबी है 82 210, इसके अंदर जब बीटा डिके होगा तो ये पीबी लेड नहीं रहेगा बल्कि ये क्या बन जाएगा, ये बिस्मथ बन जाएगा, BI फॉर बिस्मथ। और ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो लेड का एटॉमिक नंबर 82 था तो इसका एटॉमिक नंबर 83 हो जाएगा और मैस नंबर 210 ही रहेगा जितना लेड का था। साथ में नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट हुआ और एनर्जी भी हासिल हो गई इस प्रोसेस के दौरान। तो ये है पीबी यानी कि लेड के लिए। अब हम थोरियम पर आते हैं, तो थोरियम की डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाकी यही काम पहले आपको करना पड़ेगा। ये इक्वेशन ऑफ बीटा डिकेज, तो दोबारा से इक्वेशन लिखकर थोरियम है 9234, इसके अंदर जब बीटा डिके होगा तो थोरियम किस में चेंज हो जाएगा, थोरियम जो है वो अपने डाटर न्यूक्लियस यानी कि प्रोटेक्टेनियम में चेंज हो जाएगा, प्रोटेक्टेनियम, इसका सिंबल है Pa। और अब देखें थोरियम का 90 है और प्रोटेक्टेनियम का जो है वो 91 हो गया है और 234 उतना ही है जितना थोरियम का था मैस नंबर। साथ में नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट हुआ और साथ में एनर्जी भी हासिल हो गई। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं बीटा पार्टिकल के लिए, या जो बीटा डिके है हमारे पास किस किस के लिए, लेड और थोरियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और ये हाफ लाइफ से मुतालिक है। आयोडीन 131 इज एन इम्पॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। आयोडीन 131 के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक अहम रेडियो आइसोटोप है, यानी ये आयोडीन का ये एक आइसोटोप है लेकिन रेडिएशन खारिज करता है, इसलिए ये रेडियो आइसोटोप है। और ये किस काम के लिए है, फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर। तो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और उनके इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में। द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज 8.02 डेज। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 8.02 डेज है। इसका मतलब है कि हर 8.02 दिनों के बाद इसके आधे एटम डिके होकर किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सैंपल, अगर हमारे पास 100 ग्राम आयोडीन हो, 100 ग्राम सैंपल हो, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 24 डेज। तो 24 दिनों के बाद इस 100 ग्राम में से कितना आयोडीन हमारे पास बच जाएगा, कितने एटम होंगे जो हमारे पास, कितनी उसकी मैस होगी इस 100 ग्राम में से जो हमारे पास आयोडीन होगी और बाकी आधी जो है वो किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगी। तो गिवन में देखें T1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और आयोडीन की हाफ लाइफ है 8.02 डेज। जो इसकी मिकदार है, ओरिजिनल मिकदार, वो NO है या N0 इसको पढ़ें, वो है 100 ग्राम्स। डेल्टा T जो है वो हमें वो टाइम दिया गया है जिसके अंदर हमने इसकी मिकदार को मालूम करना है, तो वो 24 डेज है। फाइंड करना है N क्या है, N वो सैंपल की मिकदार है जो कि 24 दिनों बाद बच जाएगी। तो पहले तो N फाइंड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि 24 दिनों में कितनी हाफ लाइफ जो है वो आयोडीन की गुजर जाती है।
तो 24 दिनों के अंदर हमने इसकी हाफ लाइफ की तादाद मालूम करनी है। तो फर्स्ट इसकी हाफ लाइफ की तादाद को n से जाहिर करेंगे और ये किसके इक्वल होती है, तो ये इक्वल होती है टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, यानी कि जितना टाइम हमें दिया होता है और जितनी इसकी हाफ लाइफ होती है इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो टाइम हमें 24 डेज दिया गया है और हाफ लाइफ 8.02 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.99। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हाफ लाइफ की तादाद जो होगी वो 3 आ जाएगी, यानी 24 दिनों में इसकी तकरीबन 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी। अब हम फार्मूला लगाएंगे n को फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, n इज इक्वल टू 1/2 पावर होल पावर n, n क्या है जो भी हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। तो 1/2 और n यहाँ पर हमारे पास 3 आया है, मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। 1/2 को इसका हमने क्यूब लिया तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 2 का क्यूब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 1/8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। जो इसकी मकदार हमारे पास है वो है 100 ग्राम, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 12.5 ग्राम, ये होगा n। इसका मतलब 24 दिन गुजरने के बाद 100 ग्राम आयोडीन में से सिर्फ हमारे पास 12.5 ग्राम आयोडीन बच जाएगा। चलिए जी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये भी हाफ लाइफ से मुतल्लिक ही है। फास्फोरस 32 इज यूज्ड इन प्लांट साइंसेज फॉर ट्रैकिंग अ प्लांट्स अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फास्फोरस का, जो कि है 32। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको यूज किया जाता है प्लांट साइंसेज में, यानी कि पौधों को मुताला करने में। किसके लिए, तो जो पौधे के अंदर जो फर्टिलाइजर की अपटेक होती है, यानी फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल होता है या फर्टिलाइजर का को जो जड़ों से पत्तों तक पहुंचना होता है, उसको ट्रैक करने के लिए, उसका पता चलाने के लिए कि कितनी देर में, कितनी मिकदार में ये जो फर्टिलाइजर होती है ये नीचे से ऊपर तक पहुंचती है, उसके लिए ये जो रेडियो आइसोटोप होता है फास्फोरस का P32, इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकल रही होती हैं और उन रेडिएशन को डिटेक्ट करके पता चलाया जाता है जी कि अब ये जो फर्टिलाइजर है ये इस वक्त पौधे के किस हिस्से में मौजूद है। तो द हाफ लाइफ ऑफ P32 इज 15 डेज। ये जो फास्फोरस 32 रेडियो आइसोटोप है फास्फोरस का, इसकी हाफ लाइफ 15 दिन है। आउट ऑफ 800 माइक्रोग्राम ऑफ द एक्टिविटी गिवन एज फर्टिलाइजर, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ। अगर जो फर्टिलाइजर के अंदर 800 माइक्रोग्राम जो है ये हमारे पास P32 हो, तो 1 महीने के बाद इसकी कितनी मिकदार जो है वो बचेगी हमारे पास। फर्टिलाइजर के तौर पर अगर हम फास्फोरस P32 जो है वो 800 माइक्रोग्राम दे रहे हो पौधों को, तो 1 महीने के बाद इसकी कितनी मिकदार बच जाती है 800 माइक्रोग्राम में से। तो गिवन में देखें हाफ लाइफ है 15 दिन। जो ओरिजिनल इसकी मिकदार है एन नॉट सैंपल की वो है 800 माइक्रोग्राम्स। जो डेल्टा टी है ये क्या चीज है, तो ये वो टाइम है जिसके अंदर हमने इसकी बच जाने वाली मिकदार के बारे में मालूम करना है। तो ये 30 डेज है। फाइंड क्या करना है, तो एन फाइंड करना है। एन क्या चीज है, तो 30 दिन के बाद बच जाने वाली जो फास्फोरस P32 की मिकदार होगी वो एन होगा। पहले तो हमें एन मालूम करने के लिए 30 दिनों के दौरान इसकी जो हाफ लाइफ की तादाद होगी वो हमने फाइंड करना होगा। तो हाफ लाइफ की तादाद होती है एन स्मॉल एन, और ये किसके इक्वल होती है, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। टोटल टाइम 30 दिन है और हाफ लाइफ 15 दिन है, 30 डिवाइड बाई 15 करेंगे एन 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 30 दिनों में 2 हाफ लाइफ जो हैं वो फास्फोरस की गुजर चुकी होंगी। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द फार्मूला n इज इक्वल टू, या आपने याद रखना है फार्मूला जुबानी, 1/2 होल पावर n मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है n नॉट के साथ। अब यहाँ पर n हाफ लाइफ की तादाद है तो 2 इधर पुट करते हैं, 1/2 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई n नॉट। जो सैंपल है वो 800 माइक्रोग्राम है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 800। तो 800 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 200 माइक्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीना गुजरने के बाद जो हमारे पास 800 माइक्रोग्राम फास्फोरस थी वो अब कितनी बच जाएगी, सिर्फ वो बच जाएगी 200 माइक्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और देखें ये है C12 to C14 रेशो इन एन एनिमल फॉसिल इज फाउंड टू बी 1
found to be 1/4 of the ratio in the bone of living animal। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन C12 है और C14 है, इनकी जो रेशो है किसी भी जानदार के फसल में, जानदार जो मरा हुआ जानदार होता है बहुत अर्सा पहले, उसका जो बचा कुछ ढांचा होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं, उसको कहा जाता है फसल। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जो C12 और C14 की जो रेशो होती है वो कितनी रेशो मालूम की गई या पाई गई, तो वो है 1/4। किस रेशो के? जो कि एक जिंदा जानवर की बॉडी के अंदर C12 और C14 की रेशो होती है। C12 जो है ये नॉर्मल आइसोटोप है और C14 जो है ये रेडियो आइसोटोप है कार्बन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिके करता रहता है C14 और इसकी मकदार वक्त गुजरने के साथ साथ जिस्म के अंदर कम होती रहती है। तो द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5730 years। हाउ मच ओल्ड इज द फॉसिल? जो हाफ लाइफ है C14 की वो 5730 साल है। तो इस फॉसिल की उम्र मालूम करनी है। इस टेक्निक से किसी भी फॉसिल की जो उम्र मालूम की जाती है इसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। और इस टेक्निक में जो C12 और C14 होती हैं जिस्म के अंदर, इनकी रेशो का अंदाजा लगाया जाता है आपस में कि इनकी रेशो कितनी है। अगर इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि उस फासिल की उम्र भी ज्यादा है, और अगर रेशो कम हो तो इसका मतलब है कि उस फासिल की उम्र अभी कम है। तो ये टेक्निक कहलाती है कार्बन डेटिंग। अब देखें यहाँ पर गिवन में जो कार्बन 14 है इसी के साथ हमारा ताल्लुक है। इसकी हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो C12 और C14 के दरमियान जो रेशो है वो 1/4 n0 है। यानी शुरू में अगर जो मिकदार थी कार्बन की वो n थी, तो अब कोई वक्त गुजरने के बाद, शुरू में मिकदार कार्बन की n0 थी, तो अब वक्त गुजरने के बाद उसकी जो मिकदार रह गई है, जो भी वक्त गुजरा है उसकी मिकदार 1/4 n0 रह गई है, यानी 1/4 रह गई है। अब फाइंड क्या करना है? तो टाइम पास हमें मालूम करना है डेल्टा टी, कि कितना अरसा गुजर गया है, ये अरसा हमने मालूम करना है। तो अरसा गुजरने का मालूम करने के लिए हमें ये भी पता करना होगा कि हाफ लाइफ कितनी गुजरी हुई है। पहले हाफ लाइफ की तादाद मालूम करेंगे, फिर हाफ लाइफ की तादाद मालूम हो चुकने के बाद फिर हम ये डेल्टा टी फाइंड कर सकेंगे फार्मूला के थ्रू। तो एज वी नो दैट, शुरू में देखें जैसा कि हम जानते हैं n किसके इक्वल होता है? जो फार्मूला होता है रिमेनिंग अमाउंट मालूम करने के लिए, रिमेनिंग क्वांटिटी मालूम करने के लिए, n = 1/2 होल पावर n × n0। अब सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो n है ये 1/4 n0 के इक्वल है। तो इसलिए n की जगह हम लगा देते हैं 1/4 n0 = 1/2 होल पावर n n0। ये n0 इस n0 के साथ हो जाएगा कैंसिल। इधर 1/4 को लिखते हैं 1/2 होल का स्क्वायर। 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर 1/2 होल पावर n है, ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। n किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो गुजरेगी इस अरसे में, जब जो असल मिकदार है वो चौथाई रह जाएगी, तो 1/4 रह जाएगी, वो कितनी होगी? नंबर ऑफ लाइफ 2 हो जाएंगी। तो अब इसके जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो किसके इक्वल होती हैं? तो टाइम पास डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। अब टाइम पास डेल्टा टी मालूम करना है, तो डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा? n को t 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n2 आया है और कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5730, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 11460 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फासिल है किसी भी एनिमल का, किसी भी जानवर का, इसको मरे हुए 11460 साल गुजर चुके हैं। तो यूं हमने इसके जिस्म में मौजूद कार्बन 14 की मिकदार को नापते हुए इसकी उम्र का भी अंदाजा लगा दिया, और ये जो तकनीक होती है इसको कहा जाता है जी कार्बन डेटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज इस क्लास 10 फिजिक्स के आखिरी जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और यूनिट का नाम है रेडियो एक्टिविटी। अब मैंने इस क्लास 10 के तमाम यूनिट्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने सॉल्व किए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो इन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सारी यूनिट्स के, इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप सारे जो यूनिट्स हैं
क्लास 10 फिजिक्स के, वो उन सब के आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल जो यूट्यूब चैनल है साइंस टॉक, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं फिजिक्स से रिलेटेड और इसके साथ साथ मैथ्स से मुतल्लिक जो 9th 10th की मैथ्स है इससे मुतल्लिक मैं और भी जो मालूमाती वीडियोज़ हैं आपसे रिलेटेड वो मैं बना सकूँ। तो बहुत शुक्रिया।